नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है। हिंदी भाषा और साहित्य ऑप्शनल की जैसे कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अब तक हमने काफ़ी कुछ देखा है। अपभ्रंश अवहट्ट को देखा और पिछला जो वीडियो था मैं उसके बारे में बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में हमने डिस्कस किया था। आचार्य शुक्ल ने जो साहित्य इतिहास का लेखन किया है उसमें उनका क्या योगदान है, इसके बारे में भी हमने समझा था। अब दो और प्रमुख साहित्यकार बच जाते हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। दूसरे बचते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो वो तो आप समझ ही जाएंगे। आज का जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर आपकी साहित्य के इतिहास में आपकी थोड़ी सी भी रुचि है तो बड़ा ही मज़ा आएगा आज की क्लास में आपको। ये मैं इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन में क्या योगदान रहा है। प्रश्न किस प्रकार से यूपीएससी या यूपीपीसीएस में आ सकता है, पहले मैं वो डिस्कस करूं। एक तो प्रश्न सीधे सीधे आ सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में क्या योगदान है, इस पर प्रकाश डालिए या टिप्पणी कीजिए। या फिर प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर लिखिए। दो प्रश्न हो गए। तीसरे तरह का प्रश्न आ सकता है जिसको हम तुलनात्मक प्रश्न कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदानों का तुलनात्मक व्याख्या, योगदानों की तुलनात्मक व्याख्या के संबंध में प्रश्न आ सकता है। अब चूंकि रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या बातें कही थी वो हम देख चुके हैं। जब मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान इस विषय में बता रहा हूं इस वीडियो में, तो इसमें मैं बीच बीच में आपको यह भी बताता चलूंगा कि आचार्य शुक्ल का यहां पर क्या विचार था, ताकि आपको एक तुलनात्मक अध्ययन भी यहां से पता चल सके कि द्विवेदी जी क्या सोच रहे हैं और शुक्ल जी क्या सोच रहे हैं। बड़ी मजेदार बात है कि दोनों के बीच में, अब शुक्ल जी ने पहले इतिहास लिखा, द्विवेदी जी ने बाद में लिखा। अब क्या हुआ कि शुक्ल जी के कई तर्कों को द्विवेदी जी काटते चले जाते हैं। काटने के बाद यही होता है बड़े लोगों का, इनके तर्कों को तो काट रहे हैं परंतु अंत में क्या होता है, चलते इन्हीं के काल विभाजन के जो ढांचा इन्होंने बनाया उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जब भी हम साहित्य इतिहास लेखन की बात करेंगे तो शुक्ल जी का नाम आएगा ही आएगा। या तो शुक्ल जी के पक्ष में कोई बोलेगा या तो शुक्ल जी के विपक्ष में कोई बोलेगा। तो शुक्ल जी जो है ना, उनको यहां से हटाया ही नहीं जा सकता है। चलिए बात करें द्विवेदी जी की। अब क्या हुआ, द्विवेदी जी ने 3 पुस्तकें लिखी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका। इन 3 किताबों में इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में अपना जो भी इन्होंने योगदान दिया है वो इन 3 किताबों में आ जाता है। जैसा हमने पढ़ा था कि आचार्य शुक्ल का जो दृष्टिकोण था इतिहास लेखन का, वो साम्यवादी दृष्टिकोण, समन्वयवादी दृष्टिकोण था। साम्यवादी नहीं, समन्वयवादी दृष्टिकोण था। समन्वय का मतलब होता है दो चीजों के बीच में समन्वय स्थापित कर लेना, इसको कहते हैं हम। जैसे आप लोगों को जो झूला होता है जिसपे सीसॉ पे एक व्यक्ति उधर बैठता है और एक व्यक्ति इस साइड बैठता है और दोनों मिलकर संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। तो शुक्ल जी ने क्या किया कि परंपरावादी दृष्टिकोण एक होता है और एक होता है आधुनिक या युगीन दृष्टिकोण। दोनों के बीच में आचार्य शुक्ल ने एक समन्वय स्थापित किया था। न तो वो बहुत ही ज्यादा परंपरा की तरफ जाने वाले व्यक्ति थे, न तो बहुत ही ज्यादा युगीन या आधुनिकता की तरफ जाने वाले व्यक्ति थे। यहां पर द्विवेदी जी का क्या है कि ये परंपरावादी दृष्टिकोण है इनका। ये परंपरावादी दृष्टिकोण से ही इतिहास को लिखते हैं और देखते भी हैं, पहली बात। दूसरी बात कर लें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस प्रकार से नामकरण किया, कालखंडों का विभाजन किया हिंदी साहित्य इतिहास का, और नामकरण कैसे किया। तो देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने आदिकाल नाम दिया जबकि शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया था। आदिकाल कहने का मतलब है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत वाली बात हो रही है, इसलिए इन्होंने आदिकाल कहा। 1000 से 1400 ईस्वी। आपको इनके समय में दिक्कत नहीं महसूस होगा, समय कालखंड तो सही है परंतु इन्होंने जो विभाजन किया है उसमें नाम परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। फिर आता है पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल आता है 1900 से उसके बाद। अब यहां देखिए ये तो सही है। अब पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल का उन्होंने भी नाम दिया था परंतु उन्होंने अलग नाम दिया था, वो मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया हुआ है। अब हुआ क्या कि ये जो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल है यहां पर भी इनका शुक्ल जी से थोड़ा सा मतभेद देखने को मिल जाता है।
इन्होंने क्या किया कि पूरे मध्यकाल को, आचार्य द्विवेदी ने पूरे मध्यकाल को एक मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन था, इन्होंने भक्ति आंदोलन को एक समग्र आंदोलन के रूप में लिया। याद करिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, अगर आप कोई भी परीक्षा हो, और खास करके जिस परीक्षा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इस परीक्षा में यदि आप पिछले लिंक को आगे वाली चीजों से जोड़ते चले जाएं तो बड़ा ही पढ़ने का एक अद्भुत आनंद आपको मिलेगा। देखिए, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, दो नाम इन्होंने दिए। इन्होंने कहा कि समग्रता के आधार पर पूरे भक्ति आंदोलन को हम एक मानेंगे। याद करिए, आचार्य शुक्ल को उन्होंने भक्ति काल में भी अलग अलग वैज्ञानिक दृष्टि से शाखाएं बनाई थी। निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण को भी दो अलग भागों में तोड़ा। संत वाली एक जो थी, जिसको ज्ञानाश्रयी शाखा कहा और एक को प्रेमाश्रयी शाखा कहा। सगुण को भी दो भाग में तोड़ा, एक को राम भक्त शाखा और एक को कृष्ण भक्ति शाखा। परंतु यहां पर इन्होंने क्या किया, पूरे भक्ति आंदोलन को एक साथ ले लेते हैं। वैज्ञानिकता की कमी कहीं ना कहीं यहां पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस काल विभाजन में हमें खटकती है। आगे बढ़े। इनकी जो समीक्षा है, जो समीक्षा करने का तरीका है इनका, वो समाज शास्त्रीय समीक्षा है। इनका कहना है कि समाज के दृष्टिकोण से ही साहित्य की जो दृष्टि होती है वो समाज पर आधारित होती है। हालांकि जैसे देखिए, आप याद करिएगा, आचार्य शुक्ल के बारे में मैंने एक कोट लिखवाया था। उन्होंने कहा कि मनुष्य की चित्तवृत्तियों का, समाज की चित्तवृत्तियों का ही एक दर्पण मात्र है, एक प्रतिबिंब मात्र है साहित्य। जबकि यहां पर द्विवेदी जी समाज शास्त्रीय समीक्षा की बात करते हैं। वहीं पर जो शुक्ल जी हैं ये कहते हैं काव्य शास्त्री प्लस समाज शास्त्री। ये काव्य शास्त्र के हिसाब से भी रचनाओं को देखेंगे और साथ ही साथ समाज के नजरिए से भी देखेंगे कि लोक भावना या लोक मंगल की भावना किसी साहित्य में कितनी है, ये भी परखना चाहते हैं आचार्य शुक्ल। और काव्य शास्त्र के दृष्टिकोण से वो किस प्रकार, किस लेवल में बैठता है, ये भी देखना चाहते हैं समीक्षा में अपने आचार्य शुक्ल। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी समाज शास्त्रीय सोच को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, एक यहां पर आपको कोट मैं बता दूं, वो आप लोग लिख लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहां पर आपको एक कोट लिखना पड़ेगा। वो कोट ये था इनका, लिखिए आप लोग, एक बार मैं बोल देता हूं। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये किसके बारे में बात हुई? आचार्य द्विवेदी के बारे में। अब हम आते हैं कुछ और बात, यहां पर आएंगे कबीर से संबंधित एक बात है, एक पॉइंट कबीर से संबंधित यह है कि कबीर को रामचंद्र शुक्ल जब बात करते हैं तो कबीर को एक अनगढ़ भाषा बताते हैं, उनकी भाषा को एक अनगढ़ भाषा, बेमेल भाषा या सधुकड़ी भाषा की तरह से ट्रीट करते हैं। जबकि इसी सधुकड़ी भाषा को पॉजिटिव वे में लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कहते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, वाणी के डिक्टेटर हैं, भाषा के बादशाह हैं। ये किसका कथन है? ये है आचार्य द्विवेदी का कथन। अब जब हमने बताया कि ये प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की तुलना कीजिए, तो देखिए दोनों के बीच में मतभेद था। मैंने पहले ही बताया कि एक दूसरे को काट रहा है। काट कौन रहा है? तो आचार्य द्विवेदी, ये बाद में आए हैं। अब इन्होंने क्या किया, शुक्ल जी से मतभेद देखिए क्या, कितना मजेदार है। यहाँ पे देखिए, आपको मजा आ जाएगा। पहला पॉइंट है भक्ति काल पर तर्क। याद करिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आचार्य शुक्ल ने कहा था कि भक्ति काल जो है, हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, वो इस्लामिक आक्रमण के परिणाम स्वरूप उसका सृजन होता है। इनका मानना है कि जब भी किसी व्यक्ति पर कोई विपदा आती है तो उसको एकमात्र जो शक्ति दिखाई देती है वो ईश्वर। इस साधारण सा बात है, साधारण मनुष्य के तौर पे भी अगर हम देखें तो हमारे ऊपर भी यदि कोई विपत्ति आती है तो हम यही कहते हैं कि भगवान ऐसा ठीक कर दो, फिर हम लोग कहते हैं कि 2 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, ये कर देंगे। तो किसी भी मनुष्य के ऊपर कोई विपत्ति यदि आ रही है तो वो भगवान की शरण में जाएगा। शुक्ल जी यही मानते थे और शुक्ल जी ने कहा कि चूंकि इस्लामिक आक्रमण भारत में हो चुका है, इसी के फलस्वरूप भारत में भक्ति आंदोलन उभरा, राम और कृष्ण की चर्चाएं शुरू हुई साहित्य में और कविता में। क्योंकि इस्लाम का आक्रमण हुआ है, लोग भयभीत हैं, इसलिए ईश्वर की शरण में जाना चाहते हैं। यह भक्ति काल पर तर्क था किसका? आचार्य शुक्ल का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस तर्क को काटते हैं। वो कहते हैं कि 7वीं 8वीं शताब्दी में ही दक्षिण भारत में संत काव्यों की रचनाएं शुरू हो चुकी थी, भक्ति से ओतप्रोत रचनाओं की शुरुआत हो चुकी थी। फिर किस आधार पर हम मान लें कि इस्लाम के आने के बाद यहां पर भक्ति काल शुरू हुआ या भक्ति से संबंधित रचनाएं हुई?
एक और तर्क देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, भक्ति काल की रचनाओं में जिस प्रकार की जिजीविषा देखने को मिलती है या जिस प्रकार की एक ओजस्विता देखने को मिलती है, किसी से दबा कुचला व्यक्ति, किसी से भयभीत व्यक्ति इस प्रकार के वचनों का, इस प्रकार के शब्दों का और इस प्रकार के काव्य की रचना करने में असमर्थ होगा। यह द्विवेदी जी कहते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे बड़ा ही मतलब साधारण तरीके से बिल्कुल काट दिया। दूसरा, आदिकाल के नामकरण पर मैंने पहले भी चर्चा किया हुआ इसके बारे में। अब शुक्ल जी ने नाम दिया था क्या, वीरगाथा काल। आचार्य ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि आपने जिन ग्रंथों का उदाहरण दिया है उन्हीं में से कई ग्रंथ आपके इस समय काल से मैच नहीं खाते हैं, वो बाद के समय में लिखे गए हैं, और आपने पहले के समय में उसको बताकर और क्या कह दिया कि ये तो जो है वीरता की रचनाएं हैं, जबकि श्रृंगार भी लिखा गया है, रहस्यवाद भी लिखा गया है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? नामकरण। तीसरा, कबीर के संबंध में दोनों का मतभेद मैंने पहले ही बताया, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आचार्य कबीर की भाषा को जहां आचार्य कबीर नहीं, कबीर दास की भाषा को जहां पर आचार्य शुक्ल ये कहते हुए पाए जाते हैं कि एक अनगढ़ भाषा है, उसी भाषा को कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि ये व्यक्ति भाषा का बादशाह है, वाणी का डिक्टेटर है। समझ में आ गया? क्लियर है। चौथा मतभेद आता है सांप्रदायिकता। यहां पे देखिए, समझिएगा, आदिकाल में जो तथाकथित सांप्रदायिक रचनाएं हैं, तथाकथित सांप्रदायिक रचनाएं जो आदिकाल में लिखी गई हैं, आचार्य शुक्ल ने उसको हिंदी साहित्य इतिहास से बाहर कर दिया, ये कहते हुए कि इस पे सांप्रदायिकता का पुट है। सांप्रदायिक रचनाओं को आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के शुरुआती जो सांप्रदायिक रचनाएं थी उनको अलग ये कहते हुए कर दिया कि ये तो सांप्रदायिक रचनाएं हैं, ये साहित्य में आ ही नहीं सकती हैं। देखिए, मजा आ गया। यही तो इंतजार है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। उन्होंने कहा कि अगर आप आदिकाल की कुछ रचनाओं को सिर्फ ये कह के बाहर कर दे रहे हैं कि ये सांप्रदायिक है, तब तो आप पूरे भक्ति काल को उठाइए और उसको इतिहास से बाहर कर दीजिए। क्यों बाहर कर दे भाई? शुक्ल ने पूछा होगा, कौन जानता है क्या हुआ। पूछा लोगों ने कि कैसे बाहर कर दे, तो उन्होंने कहा, आचार्य जी ने तो पहले ही कहा है कि सांप्रदायिक रचनाओं को तो उन्होंने पहले ही बाहर कर दिया है आदिकाल की। फिर मध्यकाल तो पूरा का पूरा राम और कृष्ण है, तो उसको भी हम सांप्रदायिक मान ले क्या? उसको भी भक्ति से संबंधित रचनाओं को क्या हम सांप्रदायिक मान के साहित्य से बाहर कर दें? यदि ऐसा ही है, जो आदिकाल में उन्होंने भक्तिपरक रचनाओं को मान लिया है कि सांप्रदायिक है और बाहर कर दिया, तो क्या पूरे के पूरे भक्ति काल को राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा सबको हम अलग कर दें? तुलसीदास की रामचरितमानस को हटा दें क्या साहित्य से? ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शुक्ल जी आपने किस प्रकार से आदिकाल के कुछ प्रसंगों को उसको इतिहास से बाहर कैसे कर दिया आपने? तो ये यहाँ पर मतभेद देखने को मिला। मैंने पहले ही कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर ध्यान से समझिएगा तो। खैर, ये हो गया। अब देखिए, हर एक रचनाकार की, हर एक साहित्यकार की, हर एक इतिहासकार की कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होंगी, सीमा होगी। मनुष्य है, ईश्वर तो है नहीं। अब मनुष्य है तो गलती करेगा, गलती नहीं भी करेगा तो आगे ऐसे लोग होते हैं कि गलती पकड़ लेंगे। मेरी वीडियो में भी आपको गलती दिख जाएगी, हो सकता है कुछ ना कुछ गलत लिख दिया हो मैंने कहीं पे। खैर, वो आप बताएंगे तो समझ में आएगा। अब सीमा इनकी क्या है कि मैंने पहले ही कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरावादी दृष्टिकोण रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति परंपराओं का दृष्टिकोण रखता है, पुरातन परंपराओं का, तो यह संभव है कि वो जिस युग में जी रहा है, जो आधुनिक काल है, हो सकता है कि उस काल की उपेक्षा उससे हो जाए। चूंकि हमारी सोच है पारंपरिक, पिछली, तो फिर हो सकता है कि हमारी सोच से जो चीज मैच ना करे उस पर हम थोड़ा सा कठोर हो जाए। तो हुआ यही कि इन्होंने युगीन प्रभावों की साहित्य में उपेक्षा कर दी। किसने की? द्विवेदी जी की बात हो रही है। इनके कालखंडों के विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है। कैसे? समझिएगा। इन्होंने कहा पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल एक ही भक्ति आंदोलन के समग्रता का एक रूप है। इसका मतलब कि आपने राम जो मार्गी, कृष्ण मार्गी, निर्गुण, सगुण शाखा जो कि वैज्ञानिकता के आधार पर आचार्य शुक्ल ने बनाई थी, उसका आप विरोध कर रहे हैं। यानी आप वैज्ञानिकता को नकार रहे हैं। आपके साहित्य इतिहास में वैज्ञानिकता का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट, शुक्ल जी से मतभेद तो इनका रहा, परंतु उन्हीं के ढांचे का प्रयोग किया। कैसे समझना भाई? आदिकाल नाम बदल दिया, समय तो वही रहा ना, लगभग पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, यही तो बात है। उन्होंने भी तो इसको भक्ति काल कहा है। आपने भी भक्तिपरक रचनाओं को भक्ति का आधार मानकर इसको एक काल का नाम तो दे ही दिया।
आधुनिक काल का नाम वैसे ही रहने दिया, टाइम लिमिट, टाइम जो है वो सबका सब सेम है। यानी कि आपका मतभेद है आचार्य शुक्ल के साथ, पर उस मतभेद के बावजूद आचार्य शुक्ल की ने जिस ढांचे का निर्माण किया है नामकरण और कालखंडों के विभाजन का, आपने उसका तो प्रयोग किया ही है। तो अब अगला हमारा जो टॉपिक है वह है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का योगदान। इतिहास में मैंने पहले ही कहा, साहित्य इतिहास में या तो आचार्य शुक्ल का पक्ष या तो आचार्य शुक्ल का विपक्ष। जब राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने, जब डॉक्टर साहब ने लिखा इतिहास, तो इनके समय में पहले दो चीजें मौजूद हैं इनके पास। एक तो आचार्य शुक्ल का दृष्टिकोण मौजूद है, दूसरा इनके सामने आचार्य द्विवेदी का भी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी दृष्टिकोण है। इन दोनों दृष्टिकोणों से अलग हटकर एक नए दृष्टिकोण में साहित्य इतिहास लिखना अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर किसी चीज को, किसी को हम, जैसे कोई एक्टर है तो उसकी भी कॉपी करने लगते हैं, लोग करते हैं। अब यहाँ पे तो दो महान एक्टर डायरेक्टर, जो भी कह लीजिए आप लोग, द्विवेदी जी और शुक्ल जी, दोनों लोगों ने एक दृष्टिकोण दे ही दिया है अपना अपना, उसके बीच से एक नया दृष्टिकोण निकाल कर लाना, ये अपने आप में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक नया दृष्टिकोण दिखाता है। इनकी जो किताब है वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। साहित्य का विकास की जगह इन्होंने संवेदना का विकास नाम दिया है। आप इससे समझ सकते हैं कि साहित्य को इन्होंने संवेदना की कसौटी पर जरूर कसा होगा कहीं ना कहीं। इनका दृष्टिकोण नया है, लेकिन शुक्ल जी से कहीं कहीं ये प्रभावित दृष्टिकोण इनका लगता है। शुक्ल जी से प्रभावित यदि है भी तो ऐसा नहीं है कि शुक्ल जी की कॉपी है, जगह जगह पे उनका उसको नए तरीके से परिभाषित करने का प्रयास चतुर्वेदी जी ने किया है। इन्होंने एक जो खास काम किया वो है भाषा और साहित्य की तुलना। इन्होंने एक शायर या एक कवि की भाषा और साहित्य की दूसरे के साथ तुलना की है। जैसे कि गालिब जो हैं, उर्दू के शायर गालिब, अब गालिब जो हैं ये लिखते थे शेर व शायरी, गजलें। बिहारी लिखते थे दोहे। बिहारी के दोहे और गालिब के गजलों या शेरों को की तुलना करना और उसका तुलनात्मक अध्ययन करना, यह काम किया था डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। इतिहास लेखन में, इनके इतिहास लेखन में दर्शन शास्त्र जो है उसका भी समावेश देखने को मिलता है। यानी कि ये इतिहास जो इन्होंने लिखा उसमें दर्शन शास्त्र का भी प्रयोग इन्होंने किया है, दर्शन का प्रयोग इन्होंने किया है। कुछ विशेष बात जो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के बारे में है वो ये है कि यहां पर शुक्ल जी और द्विवेदी जी दोनों साथ साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। इसके पहले हमने क्या देखा कि शुक्ल जी के तर्कों को द्विवेदी जी काट रहे हैं। आचार्य यहां पे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कुछ उनके पॉइंट्स उठाए, कुछ उनके पॉइंट्स उठाए और दोनों को इस प्रकार लिखा है, इतनी प्रवाहमान भाषा में इस प्रकार से लिखा है उसको कि ऐसा लगता है कि यहां पर शुक्ल जी और द्विवेदी जी में कोई मतभेद नहीं है, बल्कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इस प्रकार का काम किया है डॉक्टर चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट, यहां पर तथ्यों का अंतर विरोध देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि एक तथ्य दूसरे को काटे, यह तब होता जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के आप दोनों परस्पर विरोधी तर्कों को उठाते और एक ही किताब में डाल देते, जैसा कि तुलनात्मक अध्ययन में हम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है तथ्यों या इतिहास। यहां पे जो तथ्य हैं वो इतिहास को प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। अब कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को एक बार बोल दूं कि एक बार आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार पॉइंट लिख लीजिए। चलिए, कुछ पॉइंट मैं बोल रहा हूं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी वाले में, वो एक बार आप लोग लिख लीजिए। मैं एक बार बोलता हूं, आपको सिर्फ लिखना है। सबसे पहले एक कोट लिखिए जो इन्होंने कहा था। बीच बीच में हम जब आंसर राइटिंग करते हैं तो कुछ कोट्स वगैरह डालने होते हैं, कुछ जो उक्तियां होती हैं वो डालनी होती हैं। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी वाले पार्ट में जहां पे आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे आप लिखिएगा, इनका एक कोट है, लिखने की सजगता जीवंतता को कम करती है। लिखने की सजगता जीवंतता को कम करती है, जबकि कहने की सजगता जीवंतता को बढ़ाती है। यानी कि लिखने में अगर आप सजग हैं तो आपकी क्या हो सकती है, यहां पे जीवंतता कम हो सकती है, परंतु कहने की सजगता यदि आपके अंदर है तो जीवंतता वहां पे और बढ़ती है। ठीक है। इन्होंने कहा कि कविता या गद्य का जो भी बाहरी रूप है उसी से उसके आंतरिक प्रकृति का निर्धारण होता है। इन्होंने इस संदर्भ में अज्ञेय जी के दो चीजों का उदाहरण दिया। एक तो गद्य की भाषा है अज्ञेय की,
और दूसरी काव्य की भाषा है। दोनों का इन्होंने तुलना किया और बताया कि देखिए किस प्रकार से अंतर आ जाता है। तो यदि आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं एक बार बोलूंगा उसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। जो गद्य में इन्होंने उदाहरण दिया वो लिखा, वेदना में एक शक्ति है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो वेदना में है वही दृष्टा हो सकता है। परिभाषा ये हो सकती है इसकी व्याख्या इस प्रकार हो सकती है। इन्होंने कहा वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। यदि आप दुख में हैं तो आपको एक नया नजरिया मिलेगा दुखियों के प्रति देखने का। दुखियों के प्रति भी यदि आप किसी दुख से गुजर चुके हैं तो उस दुख के, चूंकि आप उससे गुजर चुके हैं उस फेज से, तो आपको दूसरा यदि उस फेज से गुजरेगा तो आप उसको समझ सकते हैं, इतना तो हो सकता है। जो वेदना में है वही दृष्टा हो सकता है, ये इनका कहना था। फिर इन्होंने जो काव्य में लिखा वो लिखा, ये काव्य जो भी है वो भी गद्यात्मक काव्य जो होता है वो है, दुख सबको मांझता है और यदि स्वयं वह दूसरों को मुक्त करना न जाने, किंतु जिन्हें यह मांझता है उन्हें सीख देता है कि दूसरों को मुक्त रखें। अब यहां पे क्या है कि ये एक गद्य है और एक पद्य है, दोनों की भाषा आप अगर देखिएगा, मैंने कहा ना कि यहां पे क्या किया इन्होंने, भाषा और साहित्य दोनों की तुलना की। अब इन्होंने अज्ञेय के गद्य की भाषा और पद्य की भाषा की तुलना की। इन्होंने पाया कि गद्य में तत्सम शब्द का प्रयोग अज्ञेय ज्यादा कर रहे हैं, जबकि पद्य में तद्भव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि जब भी आप आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के बारे में लिखेंगे, चूंकि हिंदी साहित्य इतिहास में जब हम बात करेंगे तो शुक्ल जी की मान्यता तो है, परंतु चतुर्वेदी जी ने, चूंकि दोनों का इतिहास इनके पास अवेलेबल था, शुक्ल जी का भी और द्विवेदी जी का भी, तो दोनों को मिलाकर यदि कोई व्यक्ति लिखता है तो ज्यादा अच्छा लिख देगा ना वो। तो ये गद्य और पद्य में इन्होंने पाया कि अज्ञेय के गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा है, जबकि पद्य में तद्भव का प्रयोग ज्यादा है। तो यही यहां पर बता सकते हैं आप कि भाषा की तुलना किस प्रकार से उन्होंने की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं देख लूं कि अगला टॉपिक क्या है मेरा। ठीक है, तो ठीक बात है कि द्विवेदी जी का अलग मत हो गया, शुक्ल जी का अलग मत हो गया, अच्छा, और यहाँ पे डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने इन्होंने अलग बात कही। अब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जब हम बात करेंगे कि समकालीन साहित्य इतिहास लेखन किस प्रकार से रहा, तो कुछ हमारे सामने उदाहरण आएंगे। पहला उदाहरण है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया। डॉक्टर वर्मा ने 750 से लेकर 1750 तक के हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में यहां पे डिस्कस किया है। ठीक है, पहली चीज, इन्होंने नामकरण में थोड़ी सी और सरलता की है। नामकरण को इन्होंने सरल कर दिया है। अब बात होगी कि नामकरण को यदि सरल किया है तो किस प्रकार किसी भी चीज के नामकरण को सरल कर सकते हैं। तो इन्होंने भाषा के रूप में सरल किया। आपको याद होगा कि आचार्य शुक्ल ने जब भक्ति काल को डिवाइड किया था तो निर्गुण शाखा जो थी, याद करिए, निर्गुण शाखा में दो शाखाएं आती थी। पहली थी प्रेमाश्रयी और दूसरी थी ज्ञानाश्रयी। अब थोड़ा कठिन नाम है, प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा। इन्होंने क्या किया, प्रेमाश्रयी शाखा को नाम दे दिया सूफी काव्य, और ज्ञानाश्रयी शाखा को इन्होंने नाम दे दिया संत काव्य। तो नाम में सरलीकरण तो आ ही गया। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक काम यह था, वीर गाथा काल का जो नाम था उसका नाम बदल के इन्होंने चारण काल या संधि काल रख दिया। प्रश्न उठता है कि चारण काल क्यों? चारण काल इसलिए कि जो दरबारी कवि हैं वो चारण हैं, वो अपनी राजा के, अपने सम्राट के लिए इतना ज्यादा बोल जाते हैं, इतना ज्यादा यानी कि उनकी प्रशंसा में इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि इसको चारण काल कहना गलत नहीं होगा। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी के पहले कवि के रूप में मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इस प्रकार लिखा कि वो अति वैज्ञानिकता में चले गए। भाई देखिए, आचार्य शुक्ल ने तो वैज्ञानिक विभाजन ही किया है ना। यदि वैज्ञानिक विभाजन नहीं होता तो एक भक्ति काल को निर्गुण में बांटना, फिर सगुण में बांटना, निर्गुण को प्रेमाश्रयी में बांटना, ज्ञानाश्रयी में बांटना, सगुण को राम मार्गी और कृष्ण मार्गी में बांटना, ये अपने आप में दिखाता है कि वो वैज्ञानिकता है। परंतु यहां पे गणपति चंद्रगुप्त अति वैज्ञानिकता में चले गए। तो बीच में वीडियो कट गया था, मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया था इस लेक्चर को, और 27 मिनट के बाद जो आगे का 10 मिनट था वो कट गया, तो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। 10 मिनट का मेहनत जो मेरी थी वो बर्बाद हो गई। चलिए फिर से,
तो क्या किया इन्होंने, गणपति चंद्रगुप्त ने, इन्होंने ये अति वैज्ञानिकता में चले गए। अति वैज्ञानिकता में जाने के कारण क्या हुआ, इनका जो नामकरण की जो पद्धति है इनकी, उसमें परेशानी उत्पन्न हो गई। परेशानी क्या हो रही है कि इन्होंने अति वैज्ञानिकता में जाके कई प्रकार के विभाजन कर दिए। हमने देखा था ना कि निर्गुण और सगुण का विभाजन हुआ था। निर्गुण और सगुण, ये किसका विभाजन है, भक्ति काल का। भक्ति काल के ये विभाजन इस प्रकार कर दिए गए निर्गुण और सगुण में। निर्गुण में भी दो विभाजन किया गया, एक जो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा, और यहां पर सगुण में एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। ये दो प्रकार से, इस प्रकार का विभाजन तो किया था आचार्य शुक्ल ने। ये अति वैज्ञानिक हो गए। अति वैज्ञानिकता में जाकर इन्होंने क्या किया, इसको और कई तरीके से बांट दिया। सिर्फ न सिर्फ भक्ति काल को ही बांटा, बल्कि अलग अलग कालों को अलग अलग तरीके से बांटने का प्रयास किया। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए, जितना ज़्यादा विभाजन होगा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, उतनी उलझन बढ़ेगी। इसके चलते एक यहाँ पर ये दिक्कत आती है गणपत चंद्रगुप्त की जो ये इतिहास है। आगे बढ़ें, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें क्या है कि ये साहित्य नया साहित्य नहीं लिखा इन्होंने संपादन किया एक साहित्य का। अब ये संपादन में कई लेखक थे, कई साहित्य इतिहास लेखक थे। जब ज्यादा लोग रहेंगे तो अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग इतिहास बोध होगा सबका। अलग अलग इतिहास बोध होने से दिक्कत ये होगी कि सबका नजरिया अलग है, तो लिखने में परेशानी, लिखने में कई नजरिया हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या हुआ कि डॉक्टर नगेंद्र ने यह प्रयास किया है कि एक ही दृष्टिबोध को, एक ही दृष्टिकोण का पालन किया जाए इसके इतिहास लेखन में। ये रही डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा। आगे बढ़े तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आते हैं डॉक्टर बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिताजी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन। डॉक्टर बच्चन, हरिवंश राय बच्चन नहीं, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम दिया। अब नाम सोचिए कि दूसरा इतिहास क्यों, तीसरा इतिहास क्यों नहीं, पहला इतिहास क्यों नहीं। कारण है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में या तो शुक्ल से पूर्व जो काम हुआ या शुक्ल से बाद काम हुआ। पूर्व हुआ वो अनौपचारिक हुआ, हमने डिस्कस किया पहले वीडियो में। जो आचार्य शुक्ल के बाद का जो काम हुआ है ना, उसमें या तो आचार्य शुक्ल का पक्ष लिया गया है या आचार्य शुक्ल का विपक्ष। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने प्रयास किया कि दोनों को मिलाकर साथ चलें, परंतु यहां पर क्या हुआ, मतलब कुल मिलाकर कहना है कि शुक्ल जी से प्रभावित ही इतिहास रहा है। चाहे पक्ष में लिखो, विपक्ष में लिखो, या दोनों को मिला के लिखो, भाई उनके विचार तो लिखोगे। इन्होंने क्या किया, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि इन्होंने शुक्ल जी के प्रभाव से अलग होने के चक्कर में इनका नामकरण जो है वो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अलग हुए भी, अलग किस प्रकार हुए, सबसे पहले अलग होने का प्रयास है आदिकाल। आदिकाल के नाम के बारे में चर्चा इन्होंने की और कहा कि ये कौन सा नाम रख दिया द्विवेदी जी ने, आदिकाल। लग रहा है जैसे बाबा आदम के जमाने का कोई साहित्य है और उसका इतिहास पढ़ा रहे हैं, लिख दिया नाम आदिकाल। ये बाबा आदम के जमाने का थोड़ी है, 1000 से 1500 ईस्वी के बीच के साहित्य है और नाम रख दिया आदिकाल, ये गलत है। फिर इन्होंने कहा कि ये जो भक्ति काल है इसको किसी ने नाम दिया था मध्यकाल। भाई कौन है मध्यकाल नाम देने वाला, द्विवेदी जी है ना, द्विवेदी जी हैं। पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। कहा ये क्या बात हुई, मध्यकाल दे दिया, चलो मध्यकाल दे दिया, ठीक है। उसमें ये क्या कर दिया, पूर्व मध्यकाल और फिर उत्तर मध्यकाल। ये क्या कोई मैथ चल रहा है क्या, कोई मैथ का सब्जेक्ट है कि पहला फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ। तो इन्होंने कहा ये जो गणितीय गणना करके आप लोगों ने नाम दिया ना, पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल, इससे मैं सहमत नहीं हूं। देखिए ना, शुक्ल जी से अलग लिखने का प्रयास था, अलग तो लिख दिया ना इन्होंने अपने इस काम में, तो ये सफल हुए। खैर मजाक की बात है, ठीक है। इतनी सारी चीजें इन्होंने भी की डॉक्टर बच्चन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह के बारे में देखा। फिर प्रयास आता है नागरी प्रचारिणी सभा का प्रयास, काफी बढ़िया प्रयास, मजा आएगा आपको। अब नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा क्या प्रयास किया गया, एक तो नागरी लिपि के विकास में जो प्रयास किया गया या हिंदी साहित्य के विकास में या उसके प्रचार में, वो हम बाद में देखेंगे। यहां पे देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में क्या योगदान है नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा ने इतिहास लिखा। नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास,
हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। समझिएगा, वृहद का मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़ा होना चाहिए। नागरिक प्रचारिणी सभा की जो योजना है वो है 16 खंडों में हिंदी साहित्य इतिहास को लिखना। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास को 16 खंडों में लिखने की योजना है नागरिक प्रचारिणी सभा की, इसीलिए इसका नाम दिया हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। कुछ खंड प्रकाशित हो चुके हैं, कुछ खंड प्रकाशित नहीं हुए हैं। यदि कोई ग्रंथ 16 खंडों में लिखी जाए, वृहद तो होगी ही, उसमें तथ्य भी इस प्रकार होंगे कि वो इतिहास की प्रामाणिकता को सिद्ध कर दे। अधिक तथ्य देकर प्रयास किया जाएगा। अभी जो छठा खंड था उसका वो रीतिकाल से संबंध था। तो इस प्रकार से इसमें क्या है कि बहुत सारे लेखक हैं, 100 से अधिक लेखक हैं। क्या आपको लग रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास और इस इतिहास में दोनों में एक ही कमी देखने को आपको मिल रही है? क्या एक कमी देखने को यह मिल रही है कि यहां इतिहास बोध की समस्या है, कारण है कई लेखक। यहां जब 100 लेखक हैं तो इतिहास बोध की समस्या कितनी विकराल होगी आप समझ सकते हैं। सबके अलग नजरिए, सबके अलग दृष्टिकोण। यहां तो हम 2 व्यक्ति को पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत अलग है, परंपरावादी और समन्वयवादी मत लेकर बैठे हुए हैं आचार्य शुक्ल। 2 लोगों को पढ़ के तो हमने इतना कुछ समझा। अब यहाँ पे तो 100 लोग हैं, 100 लोगों का 100 तरह का दृष्टिकोण, 100 तरह का इतिहास बोध। इसको एक बनाना और इसको एक पटरी पर लाना, एक तरह की सोच डेवलप करके इतिहास लिखना अपने आप में बहुत बड़ा काम है जो नागरिक प्रचारिणी सभा कर रही है। ये जब आएगा आपको नोट्स की हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में समकालीन प्रयासों के बारे में चर्चा करिए, टिप्पणी करिए, व्याख्या करिए, तो आप इस प्रकार से ये सारी बातें लिख सकते हैं। आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित, नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा। फिर एक पॉइंट आता है दलित और नारी विमर्श से संबंधित जो इतिहास लिखे गए हैं उसके बारे में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपके कमेंट्स जो होते हैं उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, उससे अच्छा करने का एक हौसला मिलता है। किसी ने कमेंट किया कि सर इसको जारी रखिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होती है कि मैं इसको जारी रखूं। खैर व्यूज़ कम आ रहे हैं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। 10, 20, 50 लोग भी देखेंगे, जो लोग देखने वाले हैं उनके कमेंट आते रहेंगे। जब तक वो हौसला बनाए रखेंगे मुझे अच्छा लगेगा, मैं करता रहूँगा ये काम। ठीक है, अभी वीडियो कट गया था। 10 मिनट का वीडियो बनाने के बाद कटना बड़ा ही कठिन काम हो जाता है। 10 मिनट पीछे जाके देखना, फिर से दोबारा बनाना पड़ा। तो फिर भी मैंने उसी ऊर्जा से बनाने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ यदि आपको लगे कि उनके लिए भी ये फायदेमंद है तो। फ्री है, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज कहता हूं टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। PDF टेस्ट सीरीज और तमाम तरह की चीजें उसमें हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।